अब्बास आज जल्दी उठ गया था। ऑफिस की वजह से वो और बाबा जान नहीं जा सके थे। कल बारात थी और आज दोपहर को दोनों ने गांव के लिए रवाना होना था। ऑफिस का सारा काम फारूकी साहिब और एक दो काबिल एतमाद लोगों पर डालकर वो मुत्तमिन हो गया था। नाश्ते से फारिग होकर वो गाड़ी लेकर निकल आया था। जिस दिन से आदला को लेकर वो आया था, दोबारा वहां नहीं गया था। वो दोबारा इस काबिले नफरत औरत की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, मगर अब उसे आना पड़ा था। गाड़ी अंदर ला कर गेट बंद करके वो वहां मौजूद मुहाफिजों को देखते अंदर की तरफ चला आया था। दरवाजा अनलॉक करके वो अंदर आया तो चौंका। कमरा तारीकी में डूबा हुआ था। उसने अंदाजे से बटन ऑन किए थे। कमरा रोशन हो गया था। आदला कलीन पर औंधे मुंह गिरी पड़ी थी। इर्द गिर्द हर चीज टूटी पड़ी थी। वो चीजों से बचता बचाता उस तक पहुंचा था। उसको सीधा किया तो वो बेहोश थी। पेशानी पर चोट लगी हुई थी। जिस्म पर खून जम चुका था। उसने कलाई देखी, वो नॉर्मल थी। उसको उठाकर सोफे पर लिटाते हुए वो किचन की तरफ आया था। बाकी तो सारा घर लॉक था। बर्तन बिखरे हुए थे। शीशे के बर्तन टूटे हुए थे। फ्रिज और बाकी साजो सामान खाली हो चुका था। अब्बास के अंदाजे के मुताबिक जितनी खुराक वो स्टॉक करके गया था, वो सब 5 दिन पहले ही खत्म हो चुकी थी। वो गिलास में पानी लेकर वापस आदला के पास आया था। उसके मुंह पर छींटे मारे, चंद और हरबे इस्तेमाल किए थे, मगर वो सब बेसूद थे। ना जाने कब की बेहोश पड़ी थी। उसे होश नहीं आया था। हर वक्त नक्सक से तैयार रहने वाली आदला इस वक्त हाल से बेहाल पड़ी हुई थी। बिखरे गर्द से अटे बाल, गर्दो आलूद लिबास, बुरा हाल हो चुका था। अब्बास ने कुछ देर सोचा और फिर उसे उठाकर बाहर गाड़ी में लाकर ला डाला था। वो उसे लेकर एक क्लिनिक में आया था। कुछ देर की तगो दो के बाद उसे होश आ गया था। अब्बास को सामने देखकर वो चीखने चिल्लाने लगी थी। हरामजादे कमीने, तुमने मुझे कैद किया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरे डैडी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो चला रही थी। अब्बास खामोशी से उसे चलाते देख रहा था। वो तो शुक्र था इस कमरे में इन दोनों के अलावा कोई ना था। जब वो चीख चलाकर नढाल होकर गिर गई तो अब्बास उसकी तरफ बढ़ा था। मेरा ख्याल था कि तुम्हारे लिए इतनी सजा काफी है, मगर अब लगता है तुम्हें वापस इसी कैद खाने में डालना होगा। अब्बास ने कहा तो आदला की आंखों में एकदम खौफ के साए लहराए थे। नहीं प्लीज, मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी। मैं वहां कुछ देर और रही तो मर जाऊंगी। वो रोने लगी थी। कैद तन्हाई ने उसके सब इंतकामी जज्बात को सर्द कर दिया था। एकदम वो मिनटों पर उतर आई थी। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें या इस राबिया को कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज मुझे जाने दो। तुम मुझे या इस लड़की को नुकसान तो तब पहुंचाओगी जब मैं तुम्हें किसी काबिल छोड़ूंगा। तुम क्या समझती हो, सिर्फ प्लानिंग करनी तुम्हें आती है? तुम एक बार मुझे धमकी तो देकर देखो, फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अब्बास ने नफरत से कहा तो वो सहम गई। कल मुस्तफ़ा और शहवार की शादी है और आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कुछ करती हो, मगर याद रखना मेरे बारे में एक लफ्ज भी जुबान से निकाला तो तुम्हें दोबारा मोहलत नहीं दूंगा। तुम कहीं और जा सको, ये तुम्हारा मोबाइल और बैग है। तुम्हारे वालिदैन को इत्तला मिल चुकी है। तुम इस क्लिनिक में जख्मी हालत में मौजूद हो और कुछ नामालूम लोग तुम्हें यहाँ लेकर आए थे। मैं जा रहा हूँ और जाने से पहले फिर अच्छी तरह बावर करवा रहा हूँ कि खबरदार मेरे या राबिया के मुतल्लक कोई और कार्रवाई की तो वरना। उंगली उठाकर वार्न करते वो वहां से निकल गया था। आदला शौक की कैफियत में उसे जाता ही देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो आज़ाद हो चुकी है। कुछ देर बाद डैड के साथ मोम और काशफा सभी वहां आ चुके थे। वो उनको देखकर खूब रो रही थी। मुझे अभी क्लिनिक से कॉल आई थी। तुम कोई नामालूम आदमी बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लाए हैं। तुम्हारे मोबाइल से कॉल की थी। मैं तो हैरान रह गया था। फौरन हम लोग पहुंचे हैं। तुम कहाँ थी इतने दिन से और ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी? डैड पूछ रहे थे। आदला का जी चाहा कि रो रो कर डैड को सब बता दे, मगर फिर अब्बास की धमकी याद आने लगी तो लब सी गई और हिचकियों में रो दी थी। तुम बता क्यों नहीं रही, तुम कहाँ थी? मोम और काशफा भी बार बार पूछ रही थी।
पता नहीं कुछ लोगों ने मुझे अगवा कर लिया था और फिर खुद ही छोड़ दिया, और अब होश आया है तो खुद को इस क्लिनिक में पाया। वो जो किसी से भी ना डरने वाली थी, अब्बास से डर गई थी। मगर क्यों अगवा किया, बताया नहीं इन लोगों ने? डैड ने पूछा। मुझे कुछ नहीं पता। वो नफी में सर हिलाकर आंखें बंद कर गई थी। तीनों ने एक दूसरे को देखा। अभी परेशान है, नॉर्मल होती है तो फिर पूछते हैं। मोम ने दोनों को तसल्ली दी थी। डैड ने भी सर हिला दिया था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। कौन लोग हैं जिन्होंने ये हरकत की है और क्या मकसद था इनका? डैड ने सर पकड़ लिया था। इधर अयाज दिन ब दिन मेरे लिए प्रॉब्लम का सबब बनता जा रहा है, और इधर ये लड़की। आखिर कौन लोग थे वो, और गाड़ी किधर है? डैड ने पूछा तो उसने आंखें खोली। मुझे नहीं इल्म। डैड ने चंद पल उसे देखा था। तुम्हारे साथ किसी ने कुछ किया तो नहीं? मोम ने आहिस्तगी से पूछा था। आदला उनका मफहूम अच्छी तरह समझ गई थी। नफी में सर हिला दिया था। तो फिर क्या मकसद था उनका? काशफा भी हैरान थी। मैं कह रही हूं ना, मुझे कुछ इल्म नहीं, आदला ने तल्खी से जवाब दिया था। ख्वामखा किसी को कोई भी अगवा नहीं करता, यकीनन कोई बात तो जरूर होगी, काशफा ने बड़े बेहिस अंदाज में तबसरा किया था। आदला ने बहन की बेहिसी देखी तो एकदम चीख उठी थी। तुम्हारा मतलब है कि मैं खुद कहीं गायब हुई हूँ, खुद से कहीं चली गई थी? हो भी सकता है, काशफा ने बेहिसी से कहा। शट अप। आदला का सब्र एकदम खत्म हो गया था। इन लोगों ने कोई डिमांड भी नहीं की, ना ही तुम्हें कुछ कहा। जिस हालत में गई थी वापस आ रही हो, तो फिर इतने दिन अपने पास रख कर तुम्हारी मेहमान नवाजी करते रहे थे वो लोग। काशफा का तज्जिया आग लगा देने वाला था। डैड प्लीज इसको चुप करवाएं, मैं पहले ही बहुत परेशानियों से गुजर कर आ रही हूँ। बहन की बातों पर आदला चीख उठी थी। काशफा चुप करो, तुम आदला को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो खुद से कुछ भी मसला पैदा करने वाली नहीं है। यकीनन किसी और प्रॉब्लम की वजह से अगवा किया गया है, वरना रकम का मुतालबा होता तो वो बिना लिए दिए क्यों छोड़ते? डैड के कहने पर काशफा कहकर खामोश हो गई। अयाज कैसा है? उसके मसले का क्या बना? मोम उसका सर दबाने लग गई थी। कुछ वक्त के बाद उसने पूछा था। कुछ ना पूछो, दिमाग खराब है इस लड़के का। मुझे इतला मिली थी कि परसों मुस्तफ़ा की शादी है। वो सब लोग गांव जा चुके हैं, वहाँ तकरीब होगी। मैं अयाज से जब मिलने गया तो उसके सामने जिक्र करने की गलती कर दी, तब से उस पर जनून सवार है। वो हर हाल में इतना महफूज ठिकाना छोड़कर बाहर आना चाहता है। वो मुस्तफ़ा और शहवार से बदला लेना चाहता है। इंतकाम ने उसके हवास पर कब्जा कर लिया है। मेरी कोई बात उस पर असर नहीं कर रही। अब्दुल कयूम साहिब सर से पांव तक बिफड़े बैठे थे। गुस्से से सब बताया तो आदला की अब्बास की बात याद आ गई। वो भी तो शहबार और मुस्तफ़ा की शादी का जिक्र कर रहा था। इन लोगों ने हमें भी मुद्दू किया था क्या? आदला ने पूछा। नहीं, किसी जानने वाले से इल्म हुआ है मुझे भी। उसने सर हिलाया। मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक है तो घर चलते हैं। अब्दुल कयूम कहकर बाहर निकल गए थे। काशफा अपना मोबाइल निकाल कर उसमें मसरूफ हो गई थी, जबकि मोम बड़ी मोहब्बत से उसके बालों में उंगलियां फेर रही थी। वो अभी अब्बास के बारे में भी कुछ भी सोचना नहीं चाहती थी, मगर वो अब्बास को इस हरकत पर कभी माफ भी करने वाली ना थी। वो मुकम्मल तौर पर ज़हनी लिहाज से सेट होने के बाद अब्बास और उस राबिया के बारे में कोई कार्रवाई करने का सोचने लग गई थी। रात 3 बजे तक हंगामा होता रहा था। पहले गीतों का मुकाबला हुआ, फिर शेरो शायरी का, और उसके बाद जब मर्द हजरात मर्दाने की तरफ चले गए तो गांव की खवातीन का इलाकाई रक्स शुरू हुआ। फिर जिसको जहां जगह मिली वहीं पढ़कर सो गया। सुबह 10 बजे से पहले कोई भी उठने को तैयार ना था। 10 बजे के बाद उठना शुरू हुए थे। 12 बजे तक हलवा पूरी और चनों के सालन का नाश्ता किया। वलीद और एहसन अभी नाश्ते से फारिग हुए थे कि बाबा साहिब उनके कमरे में आ गए। दोनों ने उठकर बड़ी इज्जत और एहतराम से उनको वेलकम किया। फिर सलाम दुआ के बाद वो उनके पास ही बिस्तर पर बैठ गए थे। आपने ख्वामखा जहमत की, आप बुलवा लेते, किसी से कहकर हम आ जाते। बाबा साहिब का खुद से खुसूसी तौर पर उनसे आकर मिलना दोनों को मुतासिर कर गया था। वलीद ने कहा तो बाबा साहिब ने मोहब्बत से उसे देखा। जहमत कैसी, तुम हमारे मेहमान हो, अपने मेहमानों का ख्याल रखना हमारा फर्ज बनता है। वलीद मजीद इस मोहब्बत से मुतासिर हुआ। तुम्हारे वालिद कैसे हैं? इनको भी ले आते, बाबा साहिब ने पूछा। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, लंबा सफर नहीं कर सकते। क्या बीमारी है इनको?
ब्लड प्रेशर रहता है, दिल के मरीज हैं। बाबा साहिब ने सर हिलाया। ओह अच्छा, शादी में खूब इंजॉय कर रहे हो? बाबा साहिब ने पूछा। जी। वलीद ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। बाबा साहिब ने उसे बगौर देखा और फिर उनके दिल में अजीब सी कैफियत पैदा होने लगी थी। तुम लोगों के वालिदैन शामिल नहीं हुए क्या? उन्होंने फिर पूछा। मामू तो तबीयत खराबी की वजह से नहीं आ सके, पापा का कारोबार की वजह से, और एहसन ने ही जवाब दिया था। तुम्हारी बहन कैसी है जिसकी शादी पर हम गए थे? उन्होंने बराह रास्त वलीद से पूछा। अल्लाह का शुक्र है, वो बहुत खुश है। एहसन को मुस्कुराकर देखते वलीद ने कहा तो उन्होंने सर हिला दिया। वो शादी में शामिल हैं। उन्होंने कुछ सोचते पूछा तो एहसन ने नफी में सर हिला दिया। वो नहीं आ सकी, अलबत्ता मेरी सिस्टर आई है। एहसन की बात पर बाबा साहिब का चेहरा एकदम बुझ सा गया था। वो दोनों से अभी बातें ही कर रहे थे कि अना दरवाजा नॉक करती अंदर दाखिल हुई थी। तीनों ने चौंक कर उसे देखा था। अना भी चौंकी थी। अस्सलाम वालेकुम, बेइख्तियार कहते उसने सर पर दुपट्टा भी दुरुस्त किया था। वालेकुम अस्सलाम। बाबा साहिब ने उसे बगौर देखा। ये मेरी बहन है। एहसन ने तारुफ करवाया था तो बाबा साहिब ने सर हिलाया। अना एहसन के पास आकर बैठ गई। बाबा साहिब अना से उसकी तालीम और दीगर सवाल करने लगे थे। वो ये जानकर बहुत हैरान और खुश हुए थे कि अना ना सिर्फ शहवार की क्लास फेलो है बल्कि दोस्त भी है। वो मजीद कुछ देर तीनों के पास बैठे, फिर उनको कोई बुलाने आ गया तो वो उठकर चले गए। बड़े नाइस इंसान हैं, इतने बड़े जागीरदार हैं मगर गरूर नाम का नहीं। उनके जाने के बाद अना ने तबसरा किया। एहसन मुस्कुरा दिया जबकि वलीद का अंदाज पुरसोच था। एक राज की बात सुनो। ये बाबा साहिब पहली नज़र में वलीद के मामले में क्यूपिड के तीर का शिकार हो चुके हैं और जब भी मिलना हो बड़े तपाक से मिलते हैं। एहसन की बात पर अना ने हैरान होकर वलीद को देखा। वो जरा सा मुस्कुरा दिया। बको मत, वो इंसान शनास आदमी हैं। उन्हें हीरे और पत्थर की पहचान है, वरना तुम भी तो इस महफिल में थे। मेरी बजाय तुम भी नजर आ सकते थे। वलीद ने जुमला कसा तो एहसन ने आंखें दिखाई। देखो, तुम मुझे एहसासे कमतरी में मुब्तला मत करो। तुम्हारे मुकाबिल का नहीं तो क्या हुआ? लड़कियों के हिजूम में 100 में से 90 नंबर तो हमें भी मिल ही जाते हैं। अना हंस दी। वैसे मुझे ये बाबा साहिब काफी पुरइसरार इंसान लगते हैं। जब भी मिलते हैं लगता है कुछ खोज रहे हैं, बगौर देखते रहते हैं। वलीद ने अपना तज्जिया बयान किया। क्यूपिड के तीर वाला मजाक एक तरफ हो सकता है, तुम्हारे वजूद में उन्हें अपनी कोई सालों पुरानी बिछड़ी हुई महबूबा नजर आती है। एहसन ने फिर छेड़ा तो वलीद हंस दिया। बहरहाल कुछ बात जरूर है, वरना हजारों लोगों से मिलता हूँ, यूं किसी से भी अपनायत का एहसास नहीं जागा। उनसे मिलकर दिल खुद ब खुद उनकी तरफ माइल होने लगता है, यूं जैसे लोहे को मकनातीस आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ खींच रहा हो। वलीद का सोचता अंदाज था। हाँ, हो सकता है किसी महबूबा की औलाद वगैरह का चक्कर हो। एहसन ने फिर छेड़ा। वलीद ने एक हाथ कंधे पर झड़ दिया। बकवास की नहीं हो रही, मैं रियली उनसे इम्प्रेस हूँ। हाँ तो इतनी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी है, नरम खू और शफकत अमेज रवैया रखते हैं, इंसान खुद ब खुद इम्प्रेस हो जाता है। एहसन ने मजाक से हट कर कहा। अच्छा, इस टॉपिक को छोड़ें, मुझे आप दोनों अपने ड्रेसेस निकाल दें, मैं फारिग हूँ, प्रेस कर देती हूँ। अना ने कहा तो वलीद ने देखा वो रात वाले लिबास में ही थी। हल्का फुल्का मेकअप तो उतर चुका था मगर दिलकशी अभी भी बरकरार थी। हाँ, निकाल देता हूँ। एहसन उठकर वलीद उसी तरफ बैठा रहा। आपने प्रेस नहीं करवाने? अना ने उसे देखकर पूछा। एहसन निकाल देता है। वो फिर से नींद दराज हो गया। रात का फंक्शन तुमने खूब इंजॉय किया होगा? वलीद ने उसे देखते हुए पूछा। क्यों, आपने इंजॉय नहीं किया? पूछो मत। यहाँ सब लड़कों ने वहां से आने के बाद मुस्तफा की जो दुर्गत बनाई थी, मुस्तफा हमेशा याद रखेगा। एहसन ने कपड़े निकालते कहा तो वो चौंकी। क्या मतलब? वलीद तस्वीरें दिखाओ जरा उसे, एहसन ने हंसते हुए कहा तो वलीद ने साइड पर बड़ा मोबाइल उठाकर अना को थमा दिया। वहां तो सिर्फ गाना गाने तक लड़के बेचारे शराफत दिखाते रहे, यहाँ आकर मुस्तफा को खूब नचवाया। एहसन ने हंसकर कहा तो वो भी हंस दी। वो तस्वीरें देखने लगी। मुस्तफा उसके सब कजन्स मिलकर भगरा डाल रहे थे। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ तस्वीरें थी। एक दूसरे को मिठाई खिलाते, एक दूसरे का हुलिया बिगाड़ते, भंगड़ा डालते, इतने मुख्तलिफ पोज थे। एक तस्वीर पर आकर वो ठिठक गई थी।
मुस्तफ़ा के साथ वलीद भंगरा डाल रहा था। बाल पेशानी पर गिरे हुए थे, हाथ मुस्तफ़ा के हाथ में थे। वलीद इस तस्वीर में हद से ज्यादा डिसेंट और अट्रैक्टिव लग रहा था। क्या हुआ? वलीद ने एक ही तस्वीर देखकर पूछा था। वो जरा चौंकी थी, फिर मुस्कुराकर स्क्रीन को टच करते अगली तस्वीर देखने लग गई थी और अगली कुछ तस्वीर पर वो वाकई चौंकी थी। शहवार के साथ सोफे पर बैठे उसकी और शहवार की तस्वीरें थी। अगली 2 तस्वीर में मुस्तफ़ा शहवार के साथ वो खुद भी थी। वहाँ और भी काफी लोगों ने तस्वीर ली थी। अमूमन लड़कियों ने अंदाजा ना था कि वलीद ने ली होगी। अगली तस्वीर पर हाल कमरे की ही थी, कुछ डेकोरेशन की थी, कुछ सब लड़कों की थी, कुछ लड़कियों की, और 4-5 तस्वीर में सिर्फ उसके चेहरे को फोकस किया गया था। जब वो आयशा के कहने पर उठकर उसके पास जा बैठी थी और खुश होकर तालियां बजा रही थी, हंस रही थी। मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ पोज थे। तस्वीर को देखते हुए उसके अंदर एकदम खुशगवार सी कैफियत पैदा हुई थी। उसने मुस्कुराकर सर उठाकर वलीद को देखा। वो उसे ही देख रहा था। उसके देखने पर मुस्कुराकर सर हिलाया, जैसे पूछ रहा हो कि क्या हुआ है। अना ने नफी में सर हिला दिया, मगर चेहरे की मुस्कुराहट एकदम गहरी हुई थी। कैसी लगी तस्वीर? एहसन भी करीब आ गया था। उसने जल्दी से बैग को टच किया था और मोबाइल से नजरें हटाई थी। बहुत अच्छी तस्वीर हैं, यानी वहां से आने के बाद आप लोगों ने खूब इंजॉय किया था। फिर उसने मोबाइल वापस बिस्तर पर डालते मुस्कुरा कर कहा था। ऐसा वैसा मुस्तफ़ा के सब कजन्स ही एक से भरकर एक हैं, कोई भी बख्शने को तैयार ना था उसे। एहसन ने अपने और वलीद के कपड़े लाकर उसको थमाए थे। कपड़े लेकर वो खड़ी हो गई थी। घर से किसी ने कॉल की? हाँ, मामा और पापा दोनों ने कॉल की थी। मामू भी करते रहे हैं। उसने सर हिलाया था। यहाँ आने के बाद उसकी सिर्फ रोशी से ही 1-2 बार बात हुई थी। ओके, मैं कपड़े प्रेस करके किसी के हाथ भिजवाती हूँ। वो वहां से निकलकर हवेली के अंदर आई तो वहां से किसी काम से निकलते हमाद ने उसे देख लिया था। वो खुद करीब आया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अना ने संजीदगी से जवाब दिया। कैसी हैं आप? उसने मुस्कुरा कर पूछा। जी ठीक हूँ, उसने अब भी संजीदगी से कहा था। वो जरा सा ठटका था। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं मुस्तफ़ा भाई का कजन हूँ, उनकी फूफो का बेटा, ज़ाहद भाई का भाई। उसने तफसील से तारुफ करवाया। जी मैंने पहचान लिया। अब की बार अना का रवैया कदरे चेंज था। हमाद के चेहरे पर एकदम रौनक आई थी। यानी मैं आपको याद हूँ? अना ने उलझ कर देखा। उसने कंधे उचका दिए थे। आपको इधर दोबारा देखकर बहुत खुशी हुई। मैं बड़ी शिद्दत से आपका मुंतजिर था। हमाद ने कहा तो अना हैरान हुई। क्यों? उसका लहजा एकदम बदला। बस वैसे ही, आप अच्छी लगी थी इसलिए कह दिया। अना के एकदम बदलते तेवरों से घबरा कर उसने फौरन वजाहत की। मगर आप मुझे जरा भी अच्छे नहीं लगे। उसके अल्फाज पर अना ने नागवारियत से कहकर कदम आगे बढ़ा दिए। लेकिन क्यों? उसने हैरान होकर पूछा। मेरी मर्जी, वो कहकर घूर कर वहां से चली गई तो हमाद हैरत से उसे जाते देख रहा। वो अना के एकदम बदल जाने वाले रवैये पर गौर करते पलटा तो मुस्तफ़ा को कुछ फासले पर खड़े देख कर ठटका। क्या कह रहे थे तुम अना से? मुस्तफ़ा करीब आया तो उसका अंदाज मशकूक था। कुछ भी नहीं, बस सलाम दुआ हुई है। बस सलाम दुआ तक ही रहना। वो ऐसी लड़की नहीं जो हर आते जाते से खड़े होकर बातचीत करे। मुस्तफ़ा का अंदाज तंजिया था तो मैं भी उससे खड़े होकर बातचीत करने के मूड में नहीं था। वो मौका देती तो कहीं बैठकर अच्छी तरह तारुफ हासिल करता। अंदाज पुरएतमाद था और होंठों पर मुस्कुराहट। मतलब मुस्तफ़ा अब के मुकम्मल तौर पर चौंका था। वो मुझे पहली निगाह में ही अच्छी लगी है और मैं भी महज उससे सलाम दुआ नहीं रखना चाहता, बल्कि मेरा इरादा उसे बाकायदा प्रपोज करने का है। मुस्तफ़ा ने चंद पल बगौर हमाद को देखा। उसके चेहरे पर झूठ का शाइबा तक ना था। वो सिर्फ शहवार की दोस्त ही नहीं बल्कि मेरे दोस्त वलीद की कज़न भी है। मुस्तफ़ा ने अब के काफ़ी रखाई से कहा। मैं जानता हूँ हमाद का एतमाद जूं का तू था, तो फिर ये भी जान लो कि वो महज वलीद की कज़न ही नहीं उसकी फियोंसी भी है और अनकरीब दोनों की शादी भी होने वाली है। मुस्तफ़ा तंज से कहकर वहाँ से चला गया और हमाद अपनी जगह हैरत से साकत रह गया था, बिल्कुल गुमसुम बेचैन।
और बेयकीन। जब से उसने अब्दुल कयूम की जुबान से मुस्तफ़ा और शहवार की शादी की खबर सुनी थी, वो माही बेआब की तरह तड़प रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो किसी हद से गुजर जाए। उसका जहन हर वक्त ज्वालामुखी की तरह उलझा हुआ था और डैड की हदायत ने अलग उसके पांव बांध रखे थे। बहुत ज्यादा सोचने के बाद उसने अपने जहन में एक प्लान तैयार किया। दोपहर में उसका मुलाजिम खाना लेकर आया था, तो वो उसे वहां रुकने पर आमादा करते, उसका लिबास पहनकर अपना हुलिया बदलते वहां से निकल आया था। वो सीधा शहजाद के घर आया। वो उसके मोबाइल पर राब्ता नहीं कर सकता था कि अब्दुल कयूम ने उसे सख्ती से किसी भी दोस्त से राब्ता करने से मना कर रखा था। और उसकी खुशकिस्मती थी कि शहजाद घर पर ही था। वो फौरन उसके साथ निकल आया था। अब दोनों किसी गैर मारूफ जगह पर बैठे बातें कर रहे थे। हाँ, फोन तो हमारा ट्रेस हो रहा है और सादा कपड़ों में कुछ लोग हमारा पीछा करते भी दिखाई दिए हैं। वैसे तुम थे कहाँ? शहजाद ने उससे पूछा। मैं जहाँ भी था, इस बात को छोड़ो। बस मुझे तुमसे एक काम है, बाकी कोई भी ये काम नहीं कर सकता, सो तुमसे राब्ता करना पड़ा, बल्कि अपना हुलिया बदल कर तुम तक आना पड़ा। अयाज ने कहा। तुम्हें इस हुलिये में देखकर मैं फौरन पहचान भी नहीं सका था। ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो तुम्हें खुद आना पड़ा? शहजाद ने हैरत से पूछा। तुम 1-1.5 घंटे में पता करो कि मुस्तफ़ा, शाहजेब अली और शहवार कब आ रहे हैं। वैसे सुना तो है कि दोनों की कल बारात होगी और परसों वलीमा, और यहाँ से ये लोग गांव जाएंगे। कल वापसी पर शहर आएंगे, वलीमा भी यही होगा। शहजाद उसकी बात सुनकर चौंका था। तुम्हारा क्या इरादा है? बस तुम ये कंफर्म करो, बाकी प्लान मैं बाद में बताता हूँ। मसलन वहां से बारात कब वापस लौटेगी, टाइमिंग वगैरह और बाकी रूटीन। शहजाद के सवाल पर उसने संजीदगी से कहा। वो तो मालूम कर देता हूँ, मगर अपना इरादा तो बताओ। आखिर सोच क्या रखा है तुमने? पहले आराम और सुकून से तुम ये अहम इत्तलाआत मुझे पहुंचा दो, बाकी सब भी बताता हूँ। शहजाद ने सवाल के जवाब में उसको पुरइसरार अंदाज में मुस्कुराते कहा तो शहजाद नासमझी से उसे देखने लगा। अब्बास और शाहजेब अली साहिब जब हवेली पहुंचे तो शाम हो रही थी। राबिया और हादिया बाकी लड़कियों के साथ गांव की सैर करके लौटे थे। अना और कुछ लड़कियां अंदर चली गई थी। वो दोनों वहीं लॉन में थी जब शाहजेब साहिब और अब्बास की गाड़ी आकर रुकी थी। दोनों ने पलट कर देखा। आओ सर से सलाम दुआ कर लें, हादिया ने कहा तो वो दोनों उसी तरफ चली आई। दोनों ने शाहजेब साहिब और अब्बास से सलाम दुआ की थी। अब्बास राबिया को देखकर हैरान हुआ था। मैं आपको यहाँ देखकर बहुत सरप्राइज हो रहा हूँ। शाहजेब साहिब आगे बढ़ गए तो अब्बास ने राबिया से कहा था तो वो झिंप गई। सर, ये सारा कमाल मेरा है, ये तो एमी टाल रही थी। उसकी वालदा से मैं बात की तो आंटी ने फौरन साथ चलने की इजाजत दे दी। कल हम लोग आप लोगों की फैमिली के साथ ही यहाँ आई थी। हादिया ने मुस्कुरा कर कहा तो अब्बास मुस्कुरा दिया। मैं कल घर पर नहीं था, मीटिंग में मसरूफ था, सो मुझे इल्म नहीं हो सका कि कौन कौन आ रहा है। मैं आज ऑफिस गया था मगर राबिया मौजूद नहीं थी। मुझे यही लगा कि शायद छुट्टी पर हैं। मैंने शाहजेब साहिब को इतला तो दे दी थी, उन्होंने ही गाड़ी भिजवा कर पिक करवाया था। आपके घर आपका ड्राइवर ही लेकर गया था, राबिया ने भी बताया। नाइस, फारूकी साहिब को इल्म होगा, उन्होंने ही किसी और लड़की को आपकी जगह भेजा होगा, वरना मुझे यही लगा कि आप छुट्टी पर हैं। अब्बास की बात पर वो मुस्कुरा दी। वैसे आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है आप दोनों अच्छी तरह एंजॉय कर रही होंगी। बिल्कुल सर, हादिया ने कहा। आप दोनों हमारी मेहमान हैं, किसी भी चीज की जरूरत हो बिला झिझक कहिएगा। जी सर, राबिया ने भी सर हिला दिया। एक बात और, यहाँ आप हमारी मेहमान हैं, ये सरवर के खिताब ऑफिस तक ही रखें। अब्बास ने मुस्कुरा कर कहा तो हादिया हंस दी। ओके सर। अब्बास ने घूरा तो वो खुलकर हंस दी। जो आदत पड़ जाए तो मुश्किल से ही छूटती है सर, अब यहाँ तो कोई ऑफिस वाला माहौल नहीं है। अब्बास ने मुस्कुरा कर कहते अंदर की तरफ इशारा करते वो खुद भी कदम बढ़ाए थे। दोनों साथ चलने लगी थी। मिस राबिया बहुत खामोश हैं, लगता है उनको मजा नहीं आ रहा। साथ चलते चलते अब्बास ने कहा तो राबिया ने सर उठा कर देखा। नहीं सर, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। कुछ देर पहले ही हम आपकी कजन्स के साथ गांव की सैर करके आई हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गांव है आपका, राबिया ने कहा तो अब्बास हंसा। इसका मतलब है सिर्फ गांव ही प्यारा है, हम लोग प्यारे नहीं हैं। अंदाज शरारती था। नहीं सर, ऐसा भी नहीं कहा मैंने। वो झिंपी। मतलब कि हम प्यारे हैं। अब्बास का अंदाज रूटीन से हट कर था। राबिया पजल सी हो गई थी।
सर, अपनी तारीफें करवाने का मूड हो रहा है? हादिया ने भी शरारत से कहा। बिल्कुल, वो लोग अंदर आ चुके थे। अब्बास ने इर्द गिर्द देखा, आयशा पर नजर पड़ी तो फौरन पुकारा, आयशा। आयशा फौरन करीब आई थी। जी भाई, बहुत लेट पहुंचे आप दोनों, हम कब से इंतजार कर रहे थे। हाँ, बस ऑफिस का काम था, निकलते निकलते देर हो गई। अब्बास ने बहन के सर पर प्यार से हाथ रखा था। आयशा, ये दोनों हमारी मेहमान हैं, इन दोनों का खास ख्याल रखना है। हादिया तो पहले भी हमारे यहाँ आती जाती रही हैं, ये राबिया फर्स्ट टाइम आई हैं, उनका खसूसी ख्याल रखें, किसी भी किस्म की परेशानी और शिकायत ना हो इनको। ओके, अब्बास ने संजीदगी से कहा। हादिया राबिया को देखकर मुस्कुराई थी। आयशा ने भी फौरन सर हिलाया था। आप बेफिक्र हैं, ये कल से आई हुई हैं, मुकम्मल तौर पर ख्याल रख रहे हैं हम। आयशा के अल्फाज पर अब्बास ने सर हिला दिया था। ओके, अब आप जाएं और एंजॉय करें। अब्बास कहकर चला गया। राबिया ने अब्बास को जाते देखा तो चंद पल को वो जाते अब्बास की तरफ से निगाहें ना हटा पाई थी। हर लिहाज से एक मुकम्मल मर्द जो किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता है, उसके अंदर आदला जैसी औरत के लिए अजीब सा दुख पैदा हुआ था। फिर वो खामोशी से सर झटक कर हादिया के हमरा चलते अपने कमरे की तरफ आ गई थी। सब लड़कों का बाहर मर्दाने की तरफ हल्ले गुल्ले का प्रोग्राम था। डेक लगाकर खूब भंगड़ा डाला जा रहा था। लड़कियों को मुलाजमाएं वहां की पल पल की रिपोर्ट दे रही थी। अंदर हवेली की तरफ सब लड़कियों का रुत जगह का प्रोग्राम था। हाल कमरे में ही सब ने इंतजाम किया था। सब मिलकर शहवार को भी वही खींच लाई थी। सबका मेहंदी लगाने का प्रोग्राम था। शाइस्ता भाभी की शामत आई हुई थी, साथ में मारिया भी लग गई थी। दुल्हन को मेहंदी लगाने की जिम्मेदारी शाइस्ता भाभी के जिम्मे थी। सभी रात 10 बजे तक तमाम कामों से फारिग होते ही हाल में आ चुकी थी और अब खूब हल्ला गुल्ला हो रहा था। देखो भाई, कोई खामोश नहीं बैठेगा, सभी को कुछ ना कुछ सुनाना होगा, शाइस्ता भाभी ने कहा। ये सजा है या फरमाइश? अना ने पूछा। जिसके जो जी में आए मर्जी समझे, रमशा ने भी सदा बुलंद की थी। तो फिर डेक लगा लें, सुना है बाहर भी डेक लगाकर लड़के खूब भंगड़ा डाल रहे हैं, हादिया ने भी कहा था। हादिया और राबिया कल से यहाँ सब के साथ खूब घुल मिल गई थी। उनकी बाकी कोलीग्स का भी यही हाल था। सभी को किसी ना किसी से दोस्ती हो चुकी थी। नहीं भाई, कल बोल बोल कर तो हमारा गला खराब हो गया है, अब मजीद बोला नहीं जा रहा। आसमा ने फौरन इनकार किया। हाँ, कल ढोलक पीटने के साथ साथ तुम अपने वॉल्यूम का बेदरेग इस्तेमाल भी तो कर रही थी, सबा ने भी हंसकर कहा। कल यहाँ से जाने के बाद वहाँ मर्दाने की तरफ सुना है रात सब लड़कों ने खूब रौनक लगाई थी, आयशा ने बताया। ऐसी वैसी मैंने सारी तस्वीरें देखी थी, मुस्तफा भाई को भी खूब नचवाया था इन लोगों ने, अना ने भी हंसकर कहा। वाकई? कई आवाजें गूंजी थी। बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों से तस्वीर देखी हैं, मुस्तफा भाई को भंगड़ा डालते हुए। शरारत से शहवार को देखते उसने कहा। शहवार आरामो सुकून से खामोश बैठी हुई थी। रात वाला पीला जोरा अभी भी पहन रखा था। इन लोगों की रस्म के मुताबिक अब ये जोड़ा बारात वाले दिन ही उतरना था। शाइस्ता बहुत नफासत से उसके हाथों को मेहंदी से सजा रही थी। दूसरी तरफ मारिया सबा को मेहंदी लगा रही थी और राबिया दुरिया को। बाकी भी इर्द गिर्द बैठी मेहंदी लगते देख रही थी। यार कुछ बोलो ना, ऐसे मजा नहीं आ रहा। आयशा भी एकदम बोर होने लगी थी। कल जिन लोगों ने अपने गले के सुरों को जहमत नहीं दी थी वो आज गाएंगी, लाइबा ने कहा तो सभी लड़कियों ने हाँ में हाँ मिलाई। आसमा शुरू करे, उसकी आवाज अच्छी है, रमशा भाभी ने कहा तो सभी के इसरार पर उसे गाना ही पड़ा। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। आसमा ने तान उड़ाई थी, सभी मुतवज्जा हुई थी। मेके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। शहवार का दिल एकदम किसी ने मुट्ठी में भींचा था। उसने जब्त से लब दांत तले दबा लिए। इस लम्हे इसे शिद्दत से किसी बहुत अपने की कमी महसूस हो रही थी। मेके के नाम पर उसके पास सिर्फ ताबिंदा बी के अलावा और कोई हवाला ना था। नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह, बचपन में जलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह।
میرے باغ کی اے نازک ڈالی، تجھے ہر پل نئی بہار ملے۔ آسما کی آواز کا اثر تھا یا گیت کے بولوں کا؟ شہوار کی آنکھیں گیلی ہونے لگی تھی۔ نازوں سے تجھے پالا میں نے، کلیوں کی طرح، پھولوں کی طرح، بچپن میں جھلایا ہے تجھ کو باہوں نے میری جھولوں کی طرح۔ میرے باغ کی اے نازک ڈالی، تجھے ہر پل نئی بہار ملے۔ آسما کی آواز کا اثر تھا یا گیت کے بولوں کا؟ شہوار کی آنکھیں گیلی ہونے لگی تھی۔ جس گھر سے بندے ہیں باغ تیرے، اس گھر میں رہے سدا راج تیرا۔ ہونٹوں پر خوشی کی دھوپ کھلے، ماتھے پر خوشی کا راج رہے۔ کبھی جس کی جوت نہ ہو پھیکی، تجھے ایسا روپ سنگھار ملے۔ گیت کے بول ایسے تھے کہ شہوار بہت ضبط کے باوجود اپنے آنسوؤں کو نہ روک پائی تھی۔ اس کے آنسو جیسے ہی گرے تھے، شائستہ نے فوراً دیکھا تھا۔ ارے تم تو رو رہی ہو۔ شائستہ نے ایک دم ساتھ لگا لیا تو آسما خاموش ہو گئی۔ شہوار کے اندر تو گویا طوفان اٹھا تھا، وہ شدت سے رو رہی تھی۔ کیا ضروری تھا اتنی دکھی گانا گانے کی؟ لائبہ بھابھی نے فوراً ٹوکا تھا۔ سبھی اٹھ کر فوراً شہوار کے قریب آ بیٹھی تھی۔ انا بھی پاس آ گئی تھی۔ شائستہ کے کندھے سے جدا کیا تو وہ اس کے ساتھ لگ کر رونے لگی تھی۔ ارے بس کرو یار، سب کو رلاؤ گی؟ عائشہ بھی روحانسی ہو گئی تھی۔ یہ سارا قصور آسما کا ہے، اس نے چن کر یہ رونے دھونے والا گیت گانا شروع کر دیا تھا۔ کل گاتی ہمارے بھی بہانے سے دو چار آنسو نکل آتے۔ ماریا نے ماحول کو خوشگوار کرنے کے لیے آسما کو ڈانٹا۔ لو بھائی، میرا کیا قصور؟ خود ہی تو کہا تھا گانا گاؤ، یہ تو نہیں کہا تھا کہ لے دے کے بچی کو رلا ہی دو۔ انیکا نے بھی ڈانٹا۔ انا بہت محبت سے اس کا سر تھپتھپاتے تسلی دے رہی تھی۔ چند منٹ بعد وہ سنبھل گئی، مگر رونے سے چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اب کوئی کچھ نہیں گائے گا ورنہ ہماری دلہن پھر رو پڑے گی، صبا نے فوراً وارننگ دی تھی۔ بڑی فکر ہے نند کو بھاوج کی، رمشا نے چھیڑا۔ تو کیوں نہ ہو، میرے سب سے پیارے بھیا کی پیاری سی دلہن ہے، اتنے ارمانوں سے ہم بیاہ کر لے جا رہے ہیں، کبھی بھی آنکھ میں آنسو نہ آنے دیں گے انشاءاللہ، صبا نے بہت محبت سے شہوار کو دیکھتے کہا تھا۔ دلہن سے بھی پوچھ لو اس کے بھی کچھ ارمان ہیں یا نہیں، رابعہ سے مہندی لگواتی دریا نے چوٹ کی۔ ہماری دلہن شرم و حیا اور رکھ رکھاؤ والی ہے، وہ ہر آئے گئے کے سامنے اپنے جذبات اور ارمانوں کی نمائش نہیں لگائے رکھتی۔ لائبہ بھابھی کو دریا کی چوٹ ایک دم بری لگی تو فوراً جواب دیا۔ دریا کہہ کر پھر سے اپنی مہندی میں مشغول ہو گئی تھی۔ فٹافٹ شہوار کے مہندی لگائیں، پھر میں بھی لگواؤں گی، انا نے کہا تو سب دوبارہ مہندی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ ہاں بھائی جلدی کرو، ابھی یہاں ایک لائن لگی ہوئی ہے، سب کو اچھی اچھی مہندی لگانی ہے، جلدی ہاتھ چلاؤ گی تو باقی لوگوں کی بھی باری آئے گی نا، عائشہ نے بھی کہا تھا۔ تو سبھی کو اپنے اپنے بہت سارے کام یاد آنے لگے تھے جو بارات آنے سے پہلے تک مکمل کرنے تھے۔ صبح کا دن بڑی افراتفری میں طلوع ہوا تھا۔ شاہزیب صاحب نے شادی فنکشنز ارینج کرنے والوں کو بلوا رکھا تھا، جو پچھلے 3 دن سے حویلی کے ساتھ کھلی ہموار زمین پر بارات کا ارینج کر رہے تھے۔ سٹیج، لائننگ اور ساری جگہ پر بچھا قالین، کہیں بھی کوئی کمی نہیں رہنے دی تھی۔ ارینجمنٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، خواتین کے لیے علیحدہ اور مردوں کے لیے علیحدہ۔ اسی طرح کھانے وغیرہ کا بھی خصوصی انتظام تھا۔ بڑے روایتی سے ماحول میں شادی ہو رہی تھی۔ بارات کی روانگی کا وقت 5 بجے کا تھا۔ حویلی کے اندر ایک افراتفری سی تھی، کیونکہ رخصتی کے بعد سبھی لوگوں نے شہر روانہ ہونا تھا اور کل ولیمے میں بھی شرکت کرنی تھی۔ یہاں موجود سبھی لوگ اسی کے مطابق تیار ہو رہے تھے۔ صبح ناشتہ لیٹ ہوا تھا، پھر دوپہر کے کھانے کے بعد بھی تیار ہونے کو الٹیمیٹم مل گیا تھا۔ خواتین میں سے جو تیار ہوتی جا رہی تھی وہ پنڈال میں خواتین والے حصے کی طرف آ رہی تھی۔ انا نے آف وائٹ سوٹ پہنا ہوا تھا جس پر رنگینوں کا بہت ہی خوبصورت کام تھا۔ وہ تیار ہونے کے بعد
शहवार के पास ही टिक गई थी। शहवार को शाइस्ता भाभी तैयार कर रही थी। शाइस्ता, जाओ तुम ऐसा करो, जल्दी तैयार करो, फिर अना के साथ दुल्हन को इधर पंडाल में ले आना। बारात में बस निकलने वाली है, यहाँ से पूरे गांव का चक्कर लगा कर वापस पंडाल में आ जाएगी। निकाह तो होना नहीं है, बाकी रस्में भी बाबा साहिब की मर्जी के मुताबिक होंगी, सो तुम लोग जल्दी ले आना, ठीक है। आयशा तैयार थी, फौरन शहवार के कमरे में आई थी बतौर खास हदायत देने। तैयार ही है, बस जेवर वगैरह सेट करना है, शाइस्ता भाभी ने कहा तो आयशा एक दो और हदायत देकर चली गई। कुछ देर बाद शहवार मुकम्मल तैयार थी। शाइस्ता भाभी ने अपनी तमाम महारत और मेहनत इस्तेमाल की थी। लिबास, जेवर, मेकअप की महारत ने शहवार को इस कदर हसीन बना डाला था कि अना बे इख्तियार उससे चिमट गई थी। शहवार, रियली तुम बहुत प्यारी लग रही हो, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक इतनी प्यारी कोई दुल्हन नहीं देखी। उसने बे इख्तियार उसके रुखसार को चूम लिया था। शहवार बहुत ज्यादा कंफ्यूज और नर्वस थी। सुबह से गाहे बगाहे वो कई बार रो चुकी थी, अब भी अना के अल्फाज पर सिमट सी गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा है, उसने अना के जवाब में कहा तो अना हंस दी। भाई डर किस बात का, सभी लड़कियों की शादियां होती हैं, शाइस्ता भाभी ने सामान समेटते कहा तो शहवार ने लब दांत तले दबा लिए। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, मुस्तफा भाई बहुत नाइस हैं, वो तो तुम्हारा ये रूप देखकर ही सब कुछ भूल जाएंगे और घूंघट उठाते ही पट से गिर जाएंगे। अना को शरारत सूझ रही थी, जबकि शहवार अज हद परेशान थी। मैं किसी को बुलवाती हूँ, फिर हम शहवार को बाहर ले चलते हैं। शाइस्ता सामान समेट कर चली गई। शहवार मुसलसल हाथ मसल रही थी, उसके हाथों पर लगी मेहंदी का रंग बहुत गहरा आया था। मैं बहुत डर रही हूँ, पता नहीं क्या होगा। शहवार का वही डर था। अना ने घूरा, कुछ नहीं होगा, कह तो रही हूँ। मुस्तफा भाई कोई कम अकल कम फहम इंसान नहीं है जो इन छोटी छोटी बातों को बुनियाद बनाकर बदला लेंगे तुमसे। वो सब समझते हैं, कुछ नहीं होगा। इसी बात की तो शर्मिंदगी है, हमेशा मुस्तफा के सामने इस रिश्ते से इनकार किया और अब किस मुंह से सामने जाऊंगी। उसकी परेशानी बेजाना थी। ओके, आसान सा हल है, जैसे ही मुस्तफा भाई से सामना होगा तुम फौरन माफी मांग लेना। देखो जो भी हुआ जैसे भी हुआ, ना तुम गलत और ना वो, तुम हालात से मजबूर थी। तुम्हारी जगह कोई भी लड़की होती जिसके नजदीक अपनी इज्जत और खानदान का वकार अहम होता है, वो यकीनन ऐसा ही रिएक्ट करती। ओके, अना ने हाथ थाम कर समझाया तो वो सर हिला गई। अब गिल्टी फील करना बंद करो, मुकम्मल तौर पर एतमाद के साथ सबको हैंडल करो। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम दिन है, बल्कि अच्छी अच्छी सी यादों के साथ। शहवार ने एक गहरा सांस लिया। कुछ देर बाद शाइस्ता भाभी आकर बताया कि बारात पंडाल में पहुंच चुकी है। उन्होंने जाहिद भाई को बुलवा लिया है, वो सब शहवार को भी इधर ही ले आए हैं। गाँव होने के बावजूद बहुत जबरदस्त अरेंजमेंट किया गया था। जरा भी एहसास नहीं हो रहा था कि वो लोग किसी गांव की शादी अटेंड कर रहे हैं। शहवार को वो सीधा स्टेज पर ही ले आई थी। मर्द खवातीन का अलग अलग इंतजाम था, तो शहवार को पर्दे में रखने की बजाय वैसे ही बैठा दिया था। अना मुसलसल साथ थी। वलीद की कॉल आई तो वो उठकर बाहर आ गई थी। खैरियत? वलीद बाहर खड़ा था, फौरन मुतवज्जा हुआ था। खासा डिसेंट लग रहा था वलीद। हाँ खैरियत ही है, तुम बताओ वापसी का क्या प्रोग्राम है? जैसा सब करेंगे वैसा हम भी देख लेंगे। यहाँ मर्दों की आमदोरफ्त थी। दुपट्टा सर पर जमाए उसने कहा, मुस्तफा कह रहा है कि हम लोग उसके साथ जाएंगे। एहसन को मैंने कह दिया है, वो बाकी लोगों को साथ गाड़ी में ले जाएगा। तुम हमारे साथ जाओगी, ठीक है? वलीद ने अपना प्रोग्राम बताया। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। शहवार तो पहले ही बहुत परेशान है, इस तरह उसे तसल्ली होगी। वो एकदम खुश हो गई थी। वलीद ने जरा गौर से देखा तो ऑफ वाइट सूट में वो बहुत दिलकश लग रही थी। इस वक्त वो दोनों जहां खड़े थे वो मर्दों की गुजरगाह की जगह थी। वलीद महसूस करते फौरन उसका हाथ पकड़े आगे बढ़ा। क्या हुआ? वो समझ नहीं पाई थी, चौंक गई थी। वलीद उसे कदरे फासले पर पुरसुकून सी जगह पर ले आया था। यहाँ दोनों इतराफ दरख्तों की रो थी। हवेली के बाहर का बैरूनी अहाता था। रास्ते में खड़े थे, अच्छा नहीं लग रहा था। वलीद ने हाथ छोड़ा। अना ने इर्द गिर्द देखा, यहाँ कोई भी ना था। वो दोनों वहाँ चलने लग गए थे। इन लोगों का गांव बहुत प्यारा है। हम कल गांव की सैर करने गए थे तो आयशा सबा ने बहुत सी जगह दिखाई थी। अना ने कहा, वैसे भी उसका मूड आज बहुत खुशगवार था। वलीद मुस्कुरा दिया। चलो आओ फिर वॉक कर लेते हैं, उसने ऑफर की।
इतनी ऊंची हील पहनकर वो भी गांव के रास्तों पर चलना, तौबा करें। अपनी हील वलीद के सामने की। वलीद ने उसे बगौर देखा। उसके दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हुई थी। मैं सोच रहा हूँ कि आम रूटीन में तो तुम अच्छी खासी लगती हो, इस वक्त क्या ऊट पटांग हुलिया बना रखा है, वलीद ने कहा तो वो चौंकी। उसने फौरन अपने कपड़ों की तरफ देखा। क्या मतलब? वो परेशान हुई। वो तो बतौर खास शाइस्ता भाभी से तैयार हुई थी, बाल भी बहुत अच्छे से सेट कराए थे। सभी ने उसकी खूब तारीफ की थी। बिल्कुल भूतनी लग रही हो। वलीद संजीदा था। जरूरत क्या थी इतना तैयार होने की? ख्वामखा मैं इतनी प्यारी लग रही हूँ, ये ऑफ वाइट फ्रॉक मुझ पर इतना सूट कर रहा है। सभी तारीफें कर रही थी। शाइस्ता भाभी ने इतने प्यार से तैयार किया है मुझे। वो एकदम बुरा मान गई। मैडम, हम गांव की शादी अटेंड कर रहे हैं, ये तुम्हारा शहर नहीं है जहां लड़कियों का ऊट पटांग हुलिया भी उनका फैशन काउंट होता है। एमी बिला वजह ही डांट रहे हैं। आप जरा मुस्तफा भाई की फैमिली की बाकी खवातीन को आज के हुलिये में देख लें, जरा इतनी एडवांस लग रही हैं। सभी कतई एहसास नहीं हो रहा कि मैं एक गांव की शादी अटेंड कर रही हूँ। वैसे इस हुलिये में क्या खराबी है? इतनी अच्छी तो लग रही हूँ। सबसे ज्यादा खराबी ये है कि तुम हद से ज्यादा नुमाया हो रही हो, वलीद ने कहा तो वो कदरे रिलैक्स हुई थी, वरना वो तो परेशान ही हो गई थी। क्या जरूरत थी इतने एहतमाम से तैयार होने की? तौबा, मैं तो डर गई कि कहीं वाकई तो बहुत बुरी नहीं लग रही। मेरी अजीज जान दोस्त की शादी है, मैंने तो बतौर खास ये सब किया है, सबको पता तो चले कि मैं शहवार की इकलौती दोस्त हूँ। उफ, ये खवातीन का शो ऑफ वाला अंदाज बहुत जहर लगता है मुझे, वलीद ने कहा तो वो चौंकी। उसे एकदम लगा कि वलीद ख्वामखा बातों में उलझा रहा है। उसने इर्द गिर्द देखा। मगरिब का वक्त था, अंधेरा भर रहा था। चलें? क्यों, यहाँ रुकना बुरा लग रहा है? वलीद ने उसकी आंखों में झांका। हल्के फुल्के रंगों से सजी आंखें उसके चेहरे की दिलकशी को बढ़ा रही थी। वलीद के देखने पर वो फौरन निगाहें झुका गई थी। नहीं, वहाँ शहवार वेट कर रही होगी। वो आज बहुत कंफ्यूज हो रही है। कह रही थी कि उसके पास ही रहूं। आपकी कॉल आई तो उठा ली, उसने धीमे से कहा। ओके चलो। वलीद फौरन वापस पलटा था। अन्ना भी साथ चल रही थी। ऊंची हील में उसके कदम एक दो बार लड़खड़ाए तो वलीद ने हाथ थाम लिया। अन्ना को लगा उसके दिल को सुकून सा मिल गया है। वलीद की ये तवज्जो, उसके साथ ये चंद लम्हे गुजारना, उसे सब बहुत अच्छा लग रहा था। अगर दिल के अंदर उठती आवाज़ों से खौफजदा ना हो जाती तो शायद इन लम्हों को और भी शिद्दत से महसूस करती। वो दोनों चलते हुए पंडाल की तरफ आ गए थे। पैकिंग वगैरह अभी देख लो, एहसन की गाड़ी में बैग रखवा लेना। हमें तो मुस्तफ़ा के साथ होना है, मुस्तफ़ा के यहाँ जाकर देखेंगे क्या करना है। मजीद वहाँ रुकें या घर चलें? वलीद ने उसका हाथ छोड़ते कहा तो वो धीमे से सर हिला गई। वलीद कहकर चला गया तो वो मुस्कुराती हुई पलटी थी, मगर वहाँ से हमाद को निकलते देखकर ठिठक गई थी। हमाद भी शायद उसे वलीद के साथ देखकर रुका था। हेलो, हमाद ने मुस्कुरा कर कहा तो वो महज सर हिला गई थी। वो जाने को पलटी थी। ये आपके फ्योंसी हैं? मुस्तफ़ा भाई के दोस्त वलीद, हमाद कह रहा था। वो रुक गई थी। ठिठक कर उसे देखा। मुस्तफ़ा भाई ने बताया था। उसकी हैरानी पर उसने वजाहत दी। सुनिए, वो जाने लगी तो उसने रोका था। वो फिर रुक गई। मैं कभी किसी से इतना इम्प्रेस नहीं हुआ, मगर आपको वलीद के साथ खड़े देखकर जेलसी फील हो रही है, क्योंकि आज आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं, वो कहकर तेजी से चला गया था। अन्ना को उसके अल्फाज पर एकदम नागवारियत का एहसास हुआ था। उसने सख्ती से मुठ्ठियां भींच ली थी। उसे एकदम वलीद की बात याद आ गई थी। वाकई ठीक ही तो कह रहा था। उसे भला क्या जरूरत थी इस कदर एहतमाम से तैयार होने की? अंदर ही अंदर किलसते हुए वो फिर से शहवार की तरफ भर आई थी, जो शिद्दत से उसी की मुंतजिर थी। बारात ने रुखसत होकर चूंकि शहर जाना था, 3-4 घंटों का सफर था, सो बाबा साहिब की हदायत के मुताबिक लंबी चौड़ी रस्मों में पड़ने की बजाय खाने के फौरन बाद ठीक 8 बजे रुखसती का शोर बुलंद हो गया था। शहवार को बड़ी सी चादर ओढ़ा दी गई थी। मुस्तफ़ा को औरतों वाले हिस्से में शहवार के बराबर में स्टेज पर बिठाया गया था। रस्मों में सिर्फ दूध पिलाई और जूता छुपाई की रस्म हुई थी, जो मुस्तफ़ा की कजन्स और अना वगैरह नहीं की थी। सभी को भारी भरकम नेग मिला था। कैमरामैन और मूवी मेकर बाकायदा तस्वीर ले रहे थे। लड़कियां तो और भी कुछ रस्में करना चाहती थी, मगर बाबा साहिब ने सख्त ऑर्डर के बाद फौरन रुखसती का अमल अदा किया था और रुखसती के वक्त शहवार ताबिंदा भी से गले लगते ही शिद्दत से रो पड़ी थी।
दिल में कोई भी बदगुमानी मत लाना। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत फेयर होकर तुम्हारे साथ इस ताल्लुक को निभाया है। मैं अपने साथ बुरा कर सकती हूँ मगर तुम्हारे लिए नहीं। तुम सिकंदर की औलाद हो और आज सिकंदर का वादा पूरा कर दिया है। हमेशा खुश रहना। मुस्तफ़ा बहुत अच्छा लड़का है। तुम बहुत सुखी रहोगी। अगर मेरी तरफ से कोई कमी बेशी या कोताही रह गई हो तो माफ़ कर देना। उसके गले लगे ताबिंदा भी धीमे से कह रही थी। माँ ने ज़बरदस्ती शहबार को उनसे जुदा किया था। शाइस्ता भाभी की हदायतें साथ साथ थी। रो नहीं, मेकअप खराब हो जाएगा। मगर उसके आंसू थमने ही नहीं आ रहे थे। बाबा साहिब ने उसे बाजुओं के हसार में रखते बेटी की तरह संभाला था। वो जो कल से शिद्दत से बाप की कमी महसूस कर रही थी, उसे एकदम लगा कि वो किसी घनी छाँव के हसार में आ गई है। इतने सारे लोग थे उसको संभालने वाले। उसके दिल को कुछ ढारस हुई तो आंसू भी सिमटने लगे। दुल्हा की कार ड्राइविंग सीट पर वलीद मौजूद था। अना भी बैग एहसन भाई के हवाले करके शहवार के साथ आ बैठी थी। दूसरी तरफ मेहरुन्निसा खातून थी जो सिसकियां भरती शहवार को साथ लगाकर तसल्ली दे रही थी। रुखसती होते होते भी 9 बज गए थे। दुल्हा दुल्हन की गाड़ी रवाना हुई तो बाकी लोग भी अपना अपना सामान समेटकर गाड़ियों में आ बैठे थे। राबिया और हादिया हवेली के अंदर से अपना अपना बैग लिए बाहर आई तो अब्बास मुंतजिर था। दूसरी खवातीन दूसरी गाड़ी में जा चुकी हैं। आप दोनों इधर आ जाएं। अब्बास ने कहा तो वो गाड़ी की तरफ आ गई थी। गाड़ी की पिछली सीट पर सबा और आयशा मौजूद थी। हादिया भी साथ टिक गई थी। तुम आगे बैठ जाओ। हादिया ने फ्रंट सीट की तरफ इशारा किया तो वो चौंकी। ना जाने किसकी गाड़ी थी, ड्राइविंग सीट पर कौन होगा। वो झिझकते हुए बैठ गई थी। अब्बास उनको बैठाकर अंदर चला गया था और फिर कुछ देर बाद अब्बास ही ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा तो राबिया कदरे पुरसुकून हुई, वरना वो उलझती रही थी कि ना जाने किसकी गाड़ी में अब्बास बैठा गया है। कैसा लगा आप दोनों को आज का ये फंक्शन? गाड़ी जैसे ही रवाना हुई तो अब्बास ने दोनों से पूछा। बहुत ज़बरदस्त सर, हमने बहुत इंजॉय किया। हादिया ने फौरन जवाब दिया। मगर लगता है राबिया ने इंजॉय नहीं किया। अब्बास ने उसकी खामोशी पर कहा। नहीं सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैंने पहली बार किसी गांव की शादी अटेंड की थी मगर कतई फील नहीं हुआ कि यह किसी गांव की शादी थी। बहुत अच्छा रिसेप्शन और अरेंजमेंट था यहाँ। राबिया ने भी मुस्कुरा कर कहा तो अब्बास ने मुस्कुरा कर देखा मगर ठटका था। हमेशा ये लड़की चादर लपेटे सादा से हुलिये में दिखाई दी थी मगर आज लाइट पिंक कलर के काम वाले जोड़े में हल्के फुल्के मेकअप में बहुत ही प्यारी लग रही थी। सर पर सूट के हम रंग दुपट्टा था। हाथों पर मेहंदी सजी हुई थी। अब्बास पहली बार उसका इस रूप में देखकर चौंक गया था। वो बामुश्किल अपनी निगाहें उसके वजूद से हटा पाया था। ये लड़की अपने अंदर ऐसी अट्रैक्शन भी रखती होगी। वो हैरत ज़दा था। वो बड़े रख रखाव वाले अंदाज में सीट पर मौजूद थी। आयशा और सबा से काफ़ी बेतकल्लुफ़ी हो चुकी थी, सो चारों कोई ना कोई बात करती रही थी और अब्बास ना चाहते हुए भी गाहे बगाहे उस पर निगाह डालने पर मजबूर होता रहा था। वो कोई नज़रबाज दिल फेंक इंसान तो ना था। उसका अपना एक बेटा था, एक प्रैक्टिकल लाइफ गुजार रहा था। मगर ना जाने इस लड़की में ऐसी कौन सी दिलकशी थी जो निगाह बार बार उसके वजूद की तरफ उठ रही थी। आदला के बाद तो वैसे भी वो औरत ज़ात से मुकम्मल तौर पर मुतनफ़र हो चुका था मगर राबिया को देखते एक अरसे बाद उसके दिलो दिमाग पर छाई कसाफत मिटने लगी थी। सफ़र बहुत लंबा है, आप लोग आराम से सो सकते हैं। अपनी ही निगाह की बेईमानी से उलझकर अब्बास ने फौरन गाड़ी की लाइट्स ऑफ कर दी थी। किसी ने कोई एतराज़ ना किया बल्कि सभी थकी हुई थी। अब्बास पुरसुकून अंदाज में गाड़ी ड्राइव कर रहा था मगर राबिया के वजूद से उठती हल्की सी कलोन की महक बार बार उसकी तवज्जो को मुंतशिर करने का सबब ज़रूर बन रही थी। शहवार के आंसू खुश्क हो गए थे। माँ जी की मोहब्बत और अना की हौसला देती बातें वो कदरे पुरसुकून थी। वो फिलहाल आने वाले लम्हात से मुतल्लिक कुछ भी सोचना नहीं चाहती थी। ड्राइविंग सीट पर मौजूद वलीद और साथ बैठे मुस्तफ़ा मुसलसल कोई ना कोई बात करते रहे थे।
अना और मेहरुन्निसा भी उनकी गुफ्तगू में शामिल रही थी। सफ़र काफ़ी लंबा था। बैठे बैठे सर झुकाए, भारी जोड़े और मेकअप में अब शहवार की कमर थकना शुरू हो चुकी थी। शुरू में तो वो रोती रही थी, मगर अब तो रोना भी नहीं आ रहा था। ज़हन दूसरी तरफ हो चुका था। वो आने वाले लम्हात को सोच सोच कर उलझ रही थी। ऊपर से हलक खुश्क हो रहा था। सारे रास्ते माँ जी, अना दोनों गाहे बगाहे उसे पानी का पूछती रही थी, मगर वो हर बार इनकार कर देती थी। वो लोग शहर में दाखिल हो चुके थे। घर अभी काफी फासले पर था। मुझे पानी पीना है, बहुत प्यास लग रही है, उसने अना को आहिस्तगी से कहा। मुस्तफ़ा भाई, पानी की बोतल तो दे दें, अना ने कहा। पानी खत्म हो चुका है, इंतजार करें, अब कोई CNG स्टेशन देखते हैं तो ले लेते हैं। घर पहुंचने में तो अभी टाइम लगेगा। ओह, शहवार को प्यास लग रही थी, अना ने कहा था। मुस्तफ़ा ने चादर में सर झुकाए वजूद को देखा। इंतजार, अभी यहाँ नजदीक कोई दुकान नहीं, अरेंज कर देते हैं। तभी कोई बाइक उनके पास से तेजी से गुजरी थी। जब से हम शहर की हदूद में दाखिल हुए हैं, ये बाइक तब से आगे पीछे है। ना जाने ड्राइविंग सेंस ही नहीं इनको। अभी गाड़ी टकरा जाती तो सारा इल्ज़ाम हम पर आना था, वलीद ने कुछ तल्खी से कहा। हाँ, नोट तो मैं भी कर रहा हूँ। अब की बार ऐसा करें तो इनको क्रॉस करके गाड़ी रुकवा लेना, फिर पूछूंगा मसला क्या है। मुस्तफ़ा ने भी कहा था, दफ़ा करो, ख्वामखा उलझने की क्या ज़रूरत है। आजकल के नौजवानों को कहाँ असर है। वन बिलिंग करने का शौक ऐसा है कि ना अपनी जान की परवाह और ना ही किसी और की। माँ जी ने मना करते कहा। बाइक पर मेरा ख्याल है दोनों जवान हैं। हुलिये तो दिखाई नहीं दिए, मगर चादरें और रखी हैं दोनों ने, वलीद ने कहा। तुम जरा आगे, जो भी CNG आता है गाड़ी रोकना, मुस्तफ़ा ने कहा तो वलीद ने सर हिला दिया। 10 मिनट बाद एक CNG के पास आकर वलीद ने गाड़ी रोकी थी। गाड़ी के दरवाजे बंद कर लें, हम आते हैं। मुस्तफ़ा और वलीद दोनों उतर गए थे। मुस्तफ़ा रवायती दुल्हा के रूप में था। शेरवानी अभी तक पहन रखी थी, सर पर कुल्ला था जो गाड़ी में बैठते ही उतार दिया था। और लाइट्स भी बंद कर लें, मुस्तफ़ा ने मजीद कहते दरवाज़ा बंद कर दिया था। अना ने आगे होकर लाइट्स ऑफ कर दी थी और साथ ही दरवाजे भी लॉक कर दिए थे। तुम रुको, मैं ले आता हूँ। CNG पर बहुत रौनक नहीं थी। लाइट्स रोशन थी और एक तरफ गार्ड्स चक्कर लगा रहा था। गार्ड के कंधे पर राइफल थी। तभी वो बाइक उनके पास से तेजी से गुजरी थी। मुस्तफ़ा के तेवर बिगड़े थे। ना जाने क्या मसला था इन नौजवानों को। वो गाड़ी के दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया था। वलीद CNG की टिकटॉक शॉप की तरफ चला गया था। मुस्तफ़ा इर्द गिर्द देख रहा था। तभी वही बाइक वापस उनके पास से गुजरी थी। इससे पहले कि मुस्तफ़ा कुछ समझता, बाइक की पिछली तरफ बैठे आदमी ने अपनी चादर से पिस्टल निकालकर उनकी गाड़ी पर फायर खोल दिए थे। खवातीन की चीखें एकदम बुलंद हुई थी। वलीद फायरिंग की आवाज़ सुनकर फौरन भागा था। गार्ड ने भी फायर किए थे, मगर वो नौजवान किसी को भी मौका दिए बगैर जन से बाइक भगाकर ले गए थे। वलीद गाड़ी तक पहुंचा तो एकदम साकत हो गया था। मुस्तफ़ा, वो चीखा था। वो फौरन ज़मीन पर गिरे मुस्तफ़ा की तरफ लपका था।